कार्तिक इज गोइंग टू नोट कि कौन सा बच्चा जल्दी चला गया, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो सबने पहले मेंशन कर देना है कि मैम मेरे को अगर 5 मिनट पहले जाना भी है तो क्यों जाना है। ठीक है, सो शेल वी स्टार्ट द सेशन? यस, फटाफट से हाई फाइव कर दो जो जो बच्चा रेडी है। लेट्स जस्ट हाई फाइव फटाफट। दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो, गुड गुड गुड। चलो, कम टू दिस टॉपिक। ये छोटे छोटे टॉपिक है तो फटाफट से हम इसको करते हैं। देखो, एक पढ़ेंगे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और फिर कुछ एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सबसे पहली बात आती है बेटा होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया को हम कैसे ध्यान में रखेंगे? देखो, होमो, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है ना? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में होमो हम याद रखेंगे। होमो का मतलब होता है बच्चे सेम। जीनियस आप यहाँ पे याद रखोगे कि जीनियस का मतलब है फेज। ठीक है ना? यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें हम रिएक्शन कैसे होती है, सारी रिएक्शन की जितनी भी स्पीशीज हैं सभी क्या होंगी? सेम फेस में होंगी। सारी की सारी स्पीशीज क्या होंगी? सेम फेस में। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, और वो हमें क्या दे रही है? अमोनिया गैस बना रही है। यानी कि जितनी भी स्पीशीज है हमारी सारी ही गैसियस स्टेट में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। जब इक्विलिब्रियम इस तरह की कंडीशन में आता है जहां पे आपकी सारी की सारी रिएक्शन जो हो उसके स्पीशीज सेम फेस में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। H2 और I2 का ये गैस में है, ये भी गैस में है, और ये भी गैस में है। तीनों ही गैसियस स्टेट में है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? होमोजीनियस का। सिमिलरली यहाँ पे बेटा तीनों ही एक्वस में थे, तो ये भी क्या हो गए हमारे पास? होमोजीनियस। ये हुई होमोजीनियस की बात। अब हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस की। हेट्रो का क्या मतलब होगा? जैसे होमो का मतलब आपने याद रखा था, होमो का मतलब हमने सेम याद रखा था, आप याद रखोगे हेट्रो होमो का उल्टा, यानी कि ओपोजिट। सेम नहीं, डिफरेंट। ठीक है, जिस भी रिएक्शन में स्पीशीज जो हो बच्चे वो डिफरेंट फेजेस में हो, जब स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम एग्जांपल लें, ये चीज होती है बेटा सॉलिड में, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है वो सॉलिड में, और CO2 क्या प्रोड्यूस करता है? गैस। तो ये देखो, एक सॉलिड सॉलिड और ये वाला डिफरेंट है गैस में। हमने क्या बोला था? तीनों इक्वल होंगे तो होमोजीनियस होगा। अब एक भी ओपोजिट आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये भी हमारा क्या है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, जब तीन डिफरेंट फेसेस में स्पीशीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। जैसे यही एग्जांपल है, सॉलिड सॉलिड और ये क्या हो गया? गैस। ऐसे ही बेटा 2 मरकरी लिक्विड सॉलिड फॉर्म में थी, वो ऑक्सीजन की गैस के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना रही है जो सॉलिड है, बट डिफरेंट स्टेट है। ये गैस है, ठीक है, ये सॉलिड है, दोनों डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में? ये तो 1 मिनट जॉब थी ना, एक ही मिनट का काम था, ये हमें देखना था। ठीक है, ये क्लियर है सबको? चलो, वेरी गुड। हैंड रेस कर दो जिसको भी क्लियर है फटाफट से। नहीं नहीं बच्चे, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम ही है। रोहित, इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली। आयनिक बच्चे इसके बाद करेंगे। अब देखो, ये फटाफट से एग्जांपल हमें बताना है, मैं पोल रेस करूंगी उसमें सब बताएंगे कि ये किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस का, हेट्रोजीनियस का, नाइदर होमोजीनियस नोर हेट्रोजीनियस, या दोनों होमो और हेट्रो। फटाफट से पोल में सारे बच्चे आंसर कर देंगे विद इन अ सेकेंड। यस, गो फॉर इट। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 6 7, वेरी गुड। ठीक है बेटा, यही चीज हमने अभी अभी पढ़ी कि अगर सेम फेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। इसमें सारे ही सेम फेस में है, तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो जाएगा? होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की।
नाउ वी विल गो फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले आता है द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, कितने उससे रिएक्शन होगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, यानी कितना मैग्नीट्यूड होगा रिएक्शन का, वो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। सबसे पहली बात, द टेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की कितनी टेंडेंसी है, वो कैसे अकर हो रही है, उसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो देखो क्या है, द टेंडेंसी फॉर अ रिएक्शन टू अकर, कि उसकी कितनी टेंडेंसी है किसी रिएक्शन की होने की, दैट वुड बी इंडिकेटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड बच्चे उसकी वैल्यू हो सकती है कोई भी, ठीक है ना, कि कोई रिएक्शन कितनी जल्दी होती है या किस डायरेक्शन में होती है, दैट वुड बी टेल कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें उसका पता चलता है। अब हम कैसे बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे पता चलेगा। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, नाउ वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यस, ये याद है सबको कि वो क्या था, kf बाय kb था। अब यहाँ पे क्या लिया बेटा कि kf बाय kb अगर ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड से ज्यादा फेवरेबल होगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है, यानी ए से बी तक फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है, तो उसका क्या मतलब होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यस, ये बात सबको मेरी समझ आ रही है। देखो क्या बोला गया है इसमें, वो क्या कह रहे हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन हम देखेंगे इसमें। नो प्रॉब्लम अनुराग बेटा, टाइम से सभी बच्चे आ जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 1-2 मिनट लेट हो जाते हो। सो कोशिश किया करो सब बच्चे हमारे टाइम पे आ जाए, ठीक है। चलो, तो बेटा देखो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास क्या बोला गया है कि हमने k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले ली। मान लो k की वैल्यू को बोला ग्रेटर देन 1। नाउ यू ऑल नो कि k क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन कर रहे थे हम। तो इसने क्या बोला कि ये वाली ग्रेटर देन 1 है। अगर kf बाय k भी ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है बेटा कि k फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड से ज्यादा होगी, यानी फॉरवर्ड फेवर कर रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवर में है। फॉरवर्ड कौन सी होती है, जो हमें प्रोडक्ट देती है, यानी प्रोडक्ट हमारे पास अब ज्यादा अमाउंट में होगा। और रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, प्रोडक्ट की, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा फिर, राइट की तरफ, एंड इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट, इस प्रोडक्ट की तरफ। तो ये चीज आपने इस तरह से कि अगर k की वैल्यू लार्जर देन 1 है, मींस क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन सिस्टम का, उसमें मोस्टली प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसमें मोस्टली प्रोडक्ट है, और ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो बेटा इक्विलिब्रियम में किधर शिफ्ट होगा, राइट में। अगर हम बोल दे कि k की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर मैं बोलूं kf बाय kb लेस देन 1 है, मींस kf kb से छोटी है, बड़ा क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन बड़ी है। अगर बैकवर्ड रिएक्शन बड़ी है तो रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होगा, रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे आप, लेफ्ट की तरफ, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट्स की तरफ, ठीक है। और आप इसको 10 रेज टू द पावर -3 भी लेते हो। अगर बेटा k हमारा लेस देन 10 रेज टू द पावर -3 है, तो भी हम क्या बोलेंगे कि रिएक्टेंट ज्यादा थे। अगर ये इंटरमीडिएट होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल अमाउंट में है, यानी दोनों की सिग्निफिकेंट अमाउंट है, इक्वल है, इंटरमीडिएट में है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो राइट की तरफ जाएगा ना ही लेफ्ट की तरफ होगा, तो इक्विलिब्रियम अटेन रहेगा उतना ही जितना है। और अगर k की वैल्यू लार्ज होती है तो मोस्टली क्या बनते हैं उसमें, प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो प्रोडक्ट की तरफ होता है। और रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करती है, फॉरवर्ड है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ, और अगर बेटा छोटा है तो लेफ्ट की तरफ। अब बताओ ये बात सबको क्लियर हुई, यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल, यस फटाफट से, वेरी गुड। हाँ 10 रेज टू द पावर -3 बच्चे स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी, बिल्कुल ठीक है, आपको बस लेस देन देखना है और ग्रेटर देन देखना है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बच्चे प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन पूछा था, रिएक्शन क्वेश्चन का। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ प्रॉपरली रिएक्शन क्वेश्चन होता क्या है। इस पर्पस के लिए जब हमें डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी हो तो हम निकालते हैं बच्चे रिएक्शन क्वेश्चन। वैल्यू सेम रहती है, क्या उसी की वैल्यू आप वैसे ही निकालोगे जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की निकालते हो, बट फर्क क्या होता है कि जब आप क्यूसी क्या है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्यूसी कब बोलते हैं उसको, रिएक्शन कोएफिशिएंट कब बोलते हैं, जब आप वैल्यू लेते हो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पीरियड पे जब आप वैल्यू निकालते हो, देन दैट इज कंसीडर्ड एज रिएक्शन कोएफिशिएंट ओनली। लेकिन जब हम यही वैल्यू सेम इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं ना, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तब क्यूसी जो है वो केसी बन जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना। ऑल्दो ये वैल्यू क्यूसी होती है, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तब ये दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारा क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो तो सिस्टम किधर जाता है, राइट टू लेफ्ट, यानी बैकवर्ड की तरफ। सिस्टम कैसे जाएगा, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, बैकवर्ड। अगर क्यूसी बड़ा है, अगर क्यूसी बड़ा है तो बैकवर्ड, अगर दोनों इक्वल हैं तो बट ऑब्वियस इक्विलिब्रियम होगा, और अगर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है बेटा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, यानी लेफ्ट टू राइट। तो ये तीनों पॉइंट सबने याद रखने हैं, टू बी रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट बड़ा होता है बच्चे, रिएक्शन कोएफिशिएंट और केसी में क्या डिफरेंस है, रिएक्शन कोएफिशिएंट जब आप कभी भी वैल्यू लेते हो तो दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, लेकिन जब आप वही वैल्यू इक्विलिब्रियम पे लेते हो तो फिर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाती है। ठीक है। और अगर आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट बड़ा है तो रिएक्शन सिस्टम किधर जाएगा, रिएक्शन किधर देगा, राइट टू लेफ्ट, यानी बैकवर्ड रिएक्शन। इक्वल है तो इक्विलिब्रियम, केसी बड़ा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर ये भी सबको, यस। सेम ही आएगा बेटा, सेम ही रहेगा बिल्कुल। ठीक है, वैल्यू सेम ही रहेंगी। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले अगर आप कोई वैल्यू लेते हो तो वो अलग हो सकती है, वैल्यूज अलग हो सकती है, बट मेथड और फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, मेथड और फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही है। देखो क्यूसी छोटा होगा, इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले क्यूसी जो है वो केसी से छोटा है, तो ये क्या है, बिफोर इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल, और आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, क्यूसी बड़ा हो जाता है और केसी छोटा हो जाता है। और जब क्यूसी बड़ा हो तो रिएक्शन बैकवर्ड, और अगर क्यूसी केसी बड़ा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम इसमें केपी और केसी निकालेंगे बच्चे। कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी कैसे है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हम ले सकते हैं, कैसे, इन गैसियस फेस, यहाँ आप होमोजीनियस इक्विलिब्रियम लोगे सॉल्यूशन फेस में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वेरियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ये तीन हमारे पास मेथड होते हैं। एक होता है बच्चे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन गैसियस फेस में, सॉल्यूशन फेस में फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं हेट्रोजीनियस के लिए। अब फर्स्ट केस है हमारा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन गैसियस फेस। गैसियस फेस में होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए हम केसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो बच्चे, इनिशियल कोई भी एक रिएक्शन ले लिया आपने, N2 और O2 क्या दे रहे हैं, N2 और O2 मिला के हमें दे रहे हैं 2 ऑफ NO। तो हमें पता है इनिशियल पे सिर्फ क्या होते हैं, मोल्स किसके प्रेजेंट होंगे, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है ना, यू नो दैट इनिशियल कंडीशन पे हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट ओनली, प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और अब हमने क्या ले लिया, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब हमने इक्विलिब्रियम पे मोल लिए, यू नो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है, प्रोडक्ट की क्या करती है, बढ़ती है। अब मान लो अगर प्रोडक्ट की, मैंने एक चीज और बताई थी कि जितनी डिक्रीज करेगी उतनी ही बढ़ेगी, जितनी डिक्रीज उतनी ही इंक्रीज। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि प्रोडक्ट की एक्स पहुंच रही है, तो रिएक्टेंट की कितनी डिक्रीज करेगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी। फिर रिएक्टेंट की क्या आएगी बेटा, ए माइनस एक्स। अगर प्रोडक्ट की एक्स थी, ये तो 2NO की वजह से आपने 2x कर दिया। ठीक है ना, 2 ऑफ NO की वजह से हमने 2x कर दिया, ऑल दो x ही रहेगी। अब इसकी b थी तो b माइनस एक्स हो गई, इसकी a थी तो a माइनस एक्स हो गई। अब आपको मास निकालना है, यू नो डैट मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये ले लो एक्टिव मास, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन,
एक्टिव मास भी इसकी क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ही हो गई एक तरह से। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, एन बाई वी। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी एन की, उसको वी से डिवाइड कर दो सारी टर्म को, यू विल गेट द एक्टिव मास। अब केसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, केसी की वैल्यू एनओ का स्क्वायर हो जाएगा, N2 और O2। अब NO की वैल्यू पुट कर दो, NO की वैल्यू क्या थी, 2x बाई वी का स्क्वायर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, यानी कि 4x स्क्वायर वी स्क्वायर a माइनस एक्स वी और b माइनस एक्स बी वी। तो 4x स्क्वायर वी स्क्वायर, ये ऊपर जाके वी स्क्वायर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, वी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 4x स्क्वायर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, यानी केसी। और यहाँ से आप ये भी दिखा सकते हो कि केसी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें वॉल्यूम है ही नहीं है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, एक बारी दोबारा देखते हैं यही चीज, देखो ध्यान से सुनना है सबने। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आई है कि हम निकाल रहे हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड गैसियस फेज के लिए। हमने क्या निकाला, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम निकालेंगे गैसियस फेज के लिए। नंबर ऑफ मोल्स उसमें कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, डेल्टा एनओ आपका 0 ही है। एक रिएक्शन लिखी बचे N2 प्लस O2, वो क्या बना रही है 2 ऑफ NO। अब इनिशियल कंडीशन पे हमें पता है कि इसकी कोई नंबर ऑफ मोल्स ए थे, इसके बी थे, इसके 0 ही होंगे, प्रोडक्ट उस टाइम पे बना नहीं। फिर इसके 2 ऑफ x हो गए, यानी ये x नंबर ऑफ मोल्स बना रहा है, तो ये उतने ही नंबर ऑफ मोल से क्या होंगे, कम होंगे इक्विलिब्रियम पे। ये बन गया इक्विलिब्रियम पे। अब हमने इनकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये चीज हमने सबको वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया। अब केसी कैसे निकालते हैं, केसी हमारे पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यानी NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आ जाता है। NO का क्या था आपके पास वैल्यू 2x बाय वी का स्क्वायर, और नीचे क्या है a माइनस एक्स बाय वी, b माइनस एक्स बाय वी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास केसी की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन, यानी 4x स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये क्लियर हुआ सबको? यस, रेज योर हैंड जिसको क्लियर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम। हाँ हर्षिता, ठीक है। देखो बेटा, एक्टिव मास का क्या मतलब था, एक्टिव मास हो गया उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट वुड बी द एक्टिव मास। और एक्टिव मास हमने वो भी पढ़ा था कि जैसे मैंने ये बोला कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक जाता है, तो वहां पे मान लो 50 स्टूडेंट थे बट क्लास में 30 आए, तो डैट 30 आर एक्टिव स्टूडेंट्स ना। ऐसे ही एक्टिव मास क्या होता है, वो मास जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एक्टिव मास। और ये कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कॉन्सेंट्रेशन को आप इन द टर्म ऑफ मोलैरिटी भी लर्न कर सकते हो। मोलैरिटी हम सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, नाउ क्लियर हर्षिता? चलो, अब ऐसे ही बच्चे हम कैलकुलेशन करेंगे केपी की। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केपी। केपी में क्या रहेगा, वही सेम चीज है, इनिशियल मोल ए बी 0। ठीक है, आपको बस पार्शियल प्रेशर करना था। नंबर ऑफ मोल्स अब इसमें क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे कर दिए a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आते 2x। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, तीनों को प्लस करा हमने, ये हमारे पास क्या आ गए a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x, तीनों के टोटल कर लिए नंबर ऑफ मोल्स, तो यू विल गेट a प्लस बी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ गए a प्लस बी। अब हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं बच्चे, पार्शियल प्रेशर आप इसका कैसे निकालोगे, जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जो वैल्यू आई है आपके पास, जो इनिशियल मोल्स थे, ठीक है, इनिशियल मोल्स को कैसे निकालेंगे हम, इसकी पार्शियल प्रेशर इसका कैसे निकालते हैं, इनिशियल मोल्स इनटू प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, इनिशियल मोल्स कितने थे उसके a माइनस एक्स, टोटल मोल है a प्लस बी इंटू पी। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चे b माइनस एक्स a प्लस बी पी, और p ऑफ NO का भी पार्शियल प्रेशर क्या आ गया, ये केपी की टर्म निकाल ली आपने, सारी वैल्यूज पुट करी, यू विल गेट द सेम लाइक 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये चीज आप निकाल लोगे।
इसमें देखो क्या फॉर्मूला, क्या ध्यान रखना है आपको, उसमें कॉन्सेंट्रेशन में क्या आता है, एक्टिव मास की क्या आपने करा था, क्या किया था हमने, जितने नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर के लिए बच्चे आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी भी उसके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू प्रेशर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपको क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो a माइनस एक्स पी बाय पी अपॉन ए प्लस बी, सिमिलरली b माइनस एक्स पी ए प्लस बी, और पी एन ओ क्या हो जाएगा, 2 of x p a प्लस बी। तो kp की वैल्यू हमें पता है, वही फॉर्मूला, सारी वैल्यूज पुट करके यू विल गेट द आंसर। बताओ मुझे ये किस किस को क्लियर हुआ, यस, इज इट क्लियर? हाँ हर्षिता कह सकते हैं, दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल टर्म। ठीक है, अब सारे बच्चे हैंड डाउन करो, और वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिसको क्लियर नहीं हुआ। दोस्त, अनुराग क्लियर है ना, अनुराग को तो अच्छा ठीक है। यस हर्षिता, क्या क्लियर नहीं हुआ बोलो अभी। यस हर्षिता को क्या डाउट आ रहा है? हर्षिता मैंने माइक ऑन करने का परमिशन दे दिया है, आप बोल के भी बता सकते हो मुझे। यस हर्षिता, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ए माइनस एक्स कैसे हैं, इनिशियल नहीं है बच्चे, फाइनल है ए माइनस एक्स। इनिशियल तो ए बी और जीरो रहते हैं। मैंने क्या बोला था कि एट इक्विलिब्रियम होंगे ये ए माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि अगर इसके मोल्स एक्स से बढ़ रहे हैं, अगर प्रोडक्ट के मोल बच्चे एक्स के साथ इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो एक्स नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में सेम नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करते हैं। ठीक है ना, अगर प्रोडक्ट के बच्चे एक्स नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट के उतने ही डिक्रीज करेंगे। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट के क्या आ गए, ए माइनस एक्स आ गए, और उसके बी माइनस एक्स थे, और टोटल हमारे पास 2NO था, तो डेट्स वाई 2x था। अभी क्लियर हुआ हर्षिता? यस, नाउ क्लियर? ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा टॉपिक हमारा पीछे चल रहा है तो उनको आगे लेके आते हैं। मैं दोबारा से एक बारी आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो हम वो करेंगे। हाँ पहले तो बेटा जीरो ही होएगा, शुरू में थोड़ी ना प्रोडक्ट आता है कुछ भी, शुरू में प्रोडक्ट नहीं होता, शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, और जब सिर्फ रिएक्टेंट होता है तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बच्चे जीरो ही रहेंगे। ठीक है ना, तब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, जीरो ही होंगे। सो दैट्स वाई शुरू में तो प्रोडक्ट जीरो होगा, बाद में एक्स तक इंक्रीज कर गया, एक्स इंक्रीज कर गया यानी कि 2NO था, तो इसलिए हमने उसको 2NOx लिखा, इसलिए हमने क्या लिख दिया उसको, 2 of N x। ठीक है, दैट्स वाई। हाँ, अब देखो बेटा ये वाली करते हैं, इसमें थोड़ा सा चलते हैं आगे। सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं बच्चे जो इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को। उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इफेक्ट को ही स्टडी करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, मोल्स का क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम का और कैटालिस्ट का, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो क्या बोला था ली चैटलियर प्रिंसिपल ने, उन्होंने बोला था कि अगर भी कोई भी चेंज हम अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम पे जब वो इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है ना, इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम बच्चे उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे उसका इफेक्ट मिनिमम रहे। यानी कि मान लो एक कुत्ता था, वो बेचारा यहाँ पे आराम से सो रहा है, ये डॉग यहाँ पे आराम से सो रहा है, अभी एक बच्चे को ऐसे ही कुछ हुआ, उसने इसको पत्थर मार दिया। अब वो पत्थर मारता है तो वो नियर बाय प्लेस में जाके छुप जाता है ना, वो ऐसे ही करता है कि कोई उसको मारता है तो वो सबसे पहले देखते हैं कि नियर बाय सेफेस्ट प्लेस क्या है, वहां जाके छुप जाऊं।
तो यही चीज रहती है ली चैटलियर में भी। वो क्या कहना चाह रहा है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कि मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे 273 बार प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर अटेन, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, और मैं फिर प्रेशर को चेंज करके 300 बार कर दूं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है? ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे इसका जो इफेक्ट है चेंज का वो मिनिमम रहे और वो क्या कर सके कि न्यू कंडीशन के अगेंस्ट फटाफट से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सके। सो दैट इज कंसीडर्ड एज ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम में चेंजेस अप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है एक ऐसी डायरेक्शन में जहां पे वो चेंजेस का इफेक्ट उसके ऊपर मिनिमम पड़े, ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से उसी कंडीशन में अटेन हो सके। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आवर ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं बच्चे जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं? वेरी फर्स्ट वन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसकी, चाहे वो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती है। टेम्परेचर डिस्टर्ब करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट भी पढ़ेंगे हम, और देन वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। ये सारे इफेक्ट्स हम वन बाय वन इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? अगर हम कॉन्सेंट्रेशन जो है कंपोनेंट की इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है जहां पे विच टेंड्स टू डिक्रीज इट्स कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे उसको लगे कि अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि उसको इंक्रीज उसकी कर दी गई है, उसको डिक्रीज ही करनी है। ठीक है ना, इट हैव टू डिक्रीज ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन कर सके। तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि वो हमेशा ऑपोजिट में जाती है। अगर हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन किसी कंपाउंड की हमने क्या करी है, इंक्रीज करी है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, विच टेंड्स टू डिक्रीज इट्स कॉन्सेंट्रेशन, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करे, डिक्रीज कर दे। दैट वुड बी कंसिस्ट एज इफेक्ट ऑफ। अब कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, मोल्स बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन यही चीज हमने पढ़ी अभी अभी, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करते हैं बच्चे वॉल्यूम से। तो अब उन्होंने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने के दो मेथड है, या तो आप वॉल्यूम चेंज कर दो या आप नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर दो। अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस, सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के, मान लो अगर आपके पास N2 प्लस 3H2 2 ऑफ अमोनिया दे रहा था, और मैं बोलूं कि मैं सिर्फ N2 के नंबर ऑफ मोल्स चेंज करती हूँ, ठीक है, तो सिर्फ उसी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी ना। अगर आप सिर्फ N2 के नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, अगर मैं यहाँ पे 2N2 कर दूं तो नंबर कॉन्सेंट्रेशन किसकी चेंज होगी, N2 वाले की। तो वही उन्होंने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने के दो मेथड है, या तो आप मोल्स को चेंज कर दो या वॉल्यूम को। अगर हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेंट्रेशन जो है सभी कॉन्स्टिट्यूएंट की चेंज हो जाएगी। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं बच्चे, जो ये सारे जैसे N2 3H2 दे रहे हैं 2 अमोनिया, तो ये सिंगल सिंगल को हम कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये तीनों ही क्या है हमारे पास, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन सिंगल सिंगल स्पीशीज। अब अगर किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी उसकी इसी तरह से चेंज होगी। अब देखो इफेक्ट क्या होगा अगर हम चेंज इन मोल करते हैं। देखो चेंज इन मोल्स में क्या होगा, अगर केयूसी की वैल्यू है, ये केयूसी और केसी अगर इक्विलिब्रियम पे हैं तो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं किसी ए या बी को, रिएक्टेंट को मैं इंक्रीज कर रही हूँ, मान लो मैंने किसी रिएक्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में आता है, सी था ये डी था, इसकी वैल्यू को मैंने ए प्लस एक्स कर दिया और इसको बी रहने दिया। अब अगर बच्चे डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू तो कम होगी ना, तो केयूसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और हमने पढ़ा था अगर केयूसी केसी से कम हो यानी केसी बड़ा हो तो रिएक्शन किधर जाती है, फॉरवर्ड की तरफ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होगा। ये बात क्लियर हुई सबको? यस, किसी ने हैंड रेस किया था क्या, मुझे ही सुना अलग सा। यस, ये चीज क्लियर हो रही है बेटा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर लिए, मान लो आपने किसी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ऐड किए,
ठीक है। तो बेटा अगर हम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मान लो ऊपर बेटा 10 था, नीचे 5 था, अब मैंने इसमें 10 वैल्यू बढ़ा दी, तो 10/15 से ये वाली वैल्यू तो कम हो गई ना। ये वैल्यू पहले तो 2 थी, अब ये रह जाएगी कहीं 1/2/3, यानी 20.18, नहीं 6 तक कुछ भी, मतलब 1 से भी लेस हो गई, छोटी हो गई। और हमने ये पढ़ा था कि अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी होती है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है बच्चे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वही पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं कि अगर हम रिएक्टेंट या एडिशन करते हैं रिएक्टेंट की, या प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट को हटाते हैं या प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, बैकवर्ड में। और अगर दोनों सेम है तो इक्विलिब्रियम व्हेन चेंजेस इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर आप दोनों में ही रिएक्टेंट भी बढ़ा दो, मान लो आपने यहाँ पे C नोट प्लस एक्स कर दिया D, और A नोट में भी कुछ x प्लस कर दिया B, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है उस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स द डायरेक्शन टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम। नया इक्विलिब्रियम बनाने के लिए वो जिस डायरेक्शन में ज्यादा वैल्यू होगी उसकी तरफ शिफ्ट करेगा। मीन्स जहां पे आप ज्यादा एडिशन कर रहे हो, मान लो ऊपर आपने +10 करे थे, नीचे सिर्फ आपने +2 करा, तो मतलब किधर शिफ्ट होगी, जिस डायरेक्शन में भी ज्यादा वैल्यू होगी उसी तरफ वो शिफ्ट होगी। क्लियर? ये बताओ किस किस को क्लियर हुआ, जरा हैंड रेज करो फटाफट से। यस, रेज योर हैंड्स। ठीक है, ओके। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल सही है हर्षिता। वॉल्यूम तो चेंज होगा, ओवरऑल वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन ये कहने का क्या मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर के नंबर ऑफ मोल्स को कर सकते थे ऐड ऑन या फिर सब्सट्रैक्ट, जैसे हमने सिर्फ रिएक्टेंट के कर दिए या प्रोडक्ट के कर दिए, उससे ही हमें डायरेक्शन मिल जाती है रिएक्शन की। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी बच्चे सॉलिड कंपोनेंट ऐड होता है तो इक्विलिब्रियम पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, इन दोनों का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो सॉलिड हो या प्योरली लिक्विड हो, वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कभी भी केसी और केपी की वैल्यू में कंक्लूड ही नहीं करते। ठीक है, दिस इज अ रूल कि किसी भी सॉलिड कंपोनेंट या लिक्विड कंपोनेंट की वैल्यूज को हम इक्विलिब्रियम में अटेन नहीं करते। तो ये तो एक कंक्लूजन हमने वही निकाला कि अगर रिएक्टेंट इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करती है फॉरवर्ड में, अगर प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यही किया था हमने, ऊपर वाला प्रोडक्ट को इंक्रीज करा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर हमने रिएक्टेंट को इंक्रीज करा तो इक्विलिब्रियम किस में शिफ्ट हो रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या बेटा, मैम ये इक्विलिब्रियम होने से होगा क्या, कौन सी चीज पूछ रहे हो? बेटा यहाँ पे जितने भी केसेस लोगे ना सारे इक्विलिब्रियम वाले ही होंगे, इक्विलिब्रियम वाले केसेस ही हम ले रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम से पहले हमने कुछ नहीं कंक्लूड करना, ये सब होगा इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद ही। ठीक है, क्योंकि हम ली चैटलियर भी क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम आ गया था, आप उसी को डिस्टर्ब कर रहे हो। सो इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी देयर, वी आर जस्ट डिस्टर्बिंग दैट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इफेक्ट टेम्परेचर का क्या होगा बेटा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो। ठीक है ना, रिएक्शन शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर को खुद से इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां पे टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो रहा हो। ऐसे ही अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, ताकि ओवरऑल कॉन्स्टेंसी बनी रहे। अगर आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो वो डिक्रीज कर उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहां डिक्रीज हो रहा है, और अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ये बात? तो ये चीज, ये 2 पॉइंट हमें हमेशा याद रखने हैं, उल्टे में जाते हैं ये। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट रिलीज हो,
यानी जो हीट रिलीज दे, हीट रिलीज करे, हीट, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और अगर हम एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाए, हम खुद से हीट दें, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अंडरगोस बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लो कि आपने खुद से हीट दे दी, अगर हम ही हीट देनी शुरू कर देंगे तो वो रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप जो हीट दे रहे हो वो डिक्रीज हो जाए, तो फिर वो फॉरवर्ड रिएक्शन में ही जाएगी। देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अंडरगो फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चली जाती है, शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन ओनली। गेटिंग माई पॉइंट, कि एक्सोथर्मिक में क्या होगा बच्चे, कि जिस भी डायरेक्शन में हमारी जो रिएक्शन कम, टेम्परेचर कम होगा, उसी तरफ शिफ्ट होगी। और एंडो में उल्टा होगा। एंडो में देखो क्या पढ़ेंगे हम, एंडो में आप देखोगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, और जिधर डिक्रीज, अगर डिक्रीज किया है तो वो बैकवर्ड की तरफ। यानी रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट करती है जहां पे टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज हो। ठीक है, सॉरी, दोनों में सेम ही है, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा हो, डिक्रीज। ठीक है, तो फॉरवर्ड में, इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और ये भी है कि अगर आपकी एक तरफ वाली रिएक्शन बचे एक्सोथर्मिक है, तो दूसरी तरफ वाली हमेशा ही एंडोथर्मिक होगी। तो एक्सो में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फॉरवर्ड। इन केस ऑफ एक्सो, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो बैकवर्ड, तो उसी की तरफ इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आपका हीट गिवन इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो सामने वाली की तरफ थोड़ा कम होगा, तो वो किधर जाएगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड की तरफ, अच्छा उल्टा आएगा, बैकवर्ड की तरफ। और अगर आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो फॉरवर्ड। मींस कहने का क्या मतलब है, देखो हीट हम जो दे रहे हैं, मान लो कि आपने कोई हीट दी, यहाँ पे आपने हीट दी, तो इस डायरेक्शन में हीट क्या हो जाएगी, हमने हीट इंक्रीज कर दी, हमने हीट इंक्रीज करी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो अंडरगोस बैकवर्ड रिएक्शन, तो फिर वो इसी डायरेक्शन में हमें रिएक्शन देगी। रिएक्शन किस डायरेक्शन में देगी, यहाँ पे। अगर आपने हीट गिवन, जो हीट हम दे रहे थे वो डिक्रीज कर दी, तो वो रिएक्शन किधर देगी, फॉरवर्ड की तरफ। मींस रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां पे थोड़ी टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये केस था एक्सो का। और एंडो का क्या केस हुआ, कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे भी हमने क्या करा था, टेम्परेचर को इंक्रीज करा था, तो वो बैकवर्ड में आई थी, यहाँ पे फॉरवर्ड में जाएगी। क्योंकि एंडो क्या होती है, जिसमें हीट ऑलरेडी एब्जॉर्ब होनी होती है, हीट क्या होनी है, एब्जॉर्ब होनी है। अब अगर हमने हीट इंक्रीज कर दी, गिवन हीट, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ। और अगर आपने गिवन हीट को डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन किसकी तरफ जाएगी, बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, इस साइड आ जाएगी। तो रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब एक एग्जांपल लिया हमने, N2O4 जो है वो हमें क्या दे रहा है, 2 ऑफ NO2 बना रहा है। N2O4 क्या बना रहा है, 2 ऑफ NO2। तो क्या कह रहे हैं कि अगर N2O4 डिक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। अगर बेटा रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता। फर्स्ट केस तो यही हुआ। अब सेकेंड केस क्या कर लिया, कि अगर हम हीट कर रहे हैं तो N2O4 की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, तो वो एक्सटेंट ऑफ NO2 को भी इंक्रीज करेगा। यानी रिएक्शन क्या करेगी, किसकी तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिएक्शन किस तरफ जाती है, फॉरवर्ड की तरफ। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी कि अगर रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे तो वो किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ। मतलब डेल्टा H पॉजिटिव, सो इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो और एंडो सबको क्लियर हुआ। यस, गिव मी अ हैंड रेज। मैम इसके हिसाब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के केसेस है बच्चे। ली चैटलियर ने यही कहा था ना कि अगर हम इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो वो कुछ ऐसी कंडीशंस में जाता है जहां से उसके लिए दोबारा इक्विलिब्रियम में अटेन करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। जैसे अगर हम कुत्ते को पत्थर मारते हैं तो वो फटाफट से नियर बाय प्लेस में जाता है, कि जब भी ये जिसने भी मुझे पत्थर मारा है वो वापस जाए,
तो मैं दोबारा से अपनी उसी स्टेज पे आ जाऊं। तो वही चीज है इसमें भी, एंडोथर्मिक इन केसेस में भी क्या है कि बेटा ये हमेशा उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां पे इनके कम से कम चेंजेस हो रहे हो और इनको इक्विलिब्रियम अटेन करना दोबारा इजी हो जाए। दैट्स द थिंग। ठीक है, क्लियर हुआ अभी अनुराग? हाँ, तो ये हम वो केसेस को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम वांट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। वांट ऑफ इक्वेशन में क्या है बच्चे कि वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज करती है टेम्परेचर के साथ। तो इसको हम किस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला सबने याद रखना है कि log ऑफ K2/K1, दो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिए अलग अलग टेम्परेचर पे, T1/T2 पे उसकी वैल्यू क्या होती है डेल्टा एच नॉट 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। दिस इज द वैल्यू फॉर किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये देखो ये टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो के वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऐसे ही एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारी के इक्विवेलेंट वैल्यू भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी टेम्परेचर और के इक्विवेलेंट इन केस ऑफ एक्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सो के केस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 बाय होंगे, और एंडो के केस में ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि एक्सो में टेम्परेचर और के इक्विलिब्रियम आपस में क्या होते हैं, वो होते हैं जनरली क्या रहेंगे, दोनों ही आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे K1 की वैल्यू ले ले और यहाँ पे T1 की K2 की ले ले तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। K1 के लिए बेटा ये सारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक्सो और एंडो में आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो कैसे वेरीफाई भी कैसे कर सकते हो। देखो फर्स्ट वाला हमने क्या माना कि मान लो T2 ग्रेटर देन T1 है, अगर T2 T1 से बड़ा है, अगर मैं इनका इनवर्स ले लूं तो उल्टा हो जाएगा, यानी 1/T2 1/T1 से क्या हो जाएगा, बड़ा। अब अगर 1/T1 बड़ा है, यहाँ पे 1/T1 बड़ा है, इसकी वैल्यू कुछ 50 है, इसकी 30 है, ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू ली इन्होंने, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक के लिए हमें पता है डेल्टा एच नेगेटिव है, और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका वो वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव है इसके अकॉर्डिंग कि T1 बड़ा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। मींस log ऑफ K2/K1 आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मींस लेस देन 0, तो इसको लिख सकते हो K2/K1 भी लेस देन 0। अगर log ऑफ दिस लेस देन 0 है तो ये वैल्यू ओवरऑल लेस देन 1 ले ली हमने, मींस K2 इज लेस देन, K2 क्या आ गया, ग्रेटर देन K1 आ गया, इस केस में K1 बड़ा आ गया। तो वही चीज हमने प्रूव कर दी कि K2 जो है K1 से बड़ा है, तो वो केस क्या होगा, एक्सोथर्मिक का, ताकि के इक्विलिब्रियम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर आप डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेते हो एंडोथर्मिक में, पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव लेते हो, वो भी पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव थी, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रही। अगर ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो K2 K1 से बड़ा है, और अगर K2 K1 से बड़ा होता है तो K इक्विलिब्रियम क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है ना, सो इन दिस वे यू कैन जस्ट जस्टिफाई भी कर सकते हैं हम इन स्टेटमेंट्स को। क्लियर हुआ ये सबको? हाँ, कट कर लेंगे। नहीं, हमारे यहाँ से तो नहीं गया हेलीकॉप्टर। अच्छा, ये ऊपर से गया, तुम्हारे हेलीकॉप्टर गया। देखो बेटा दोबारा से बताती हूँ, देखो क्या चीज बोली गई है कि एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम वेरीफाई कर रहे हैं वांट ऑफ इक्वेशन को। देखो सी, अब आपको वांट ऑफ इक्वेशन एक बार ही लर्न रखनी है सबको, कि हम वांट ऑफ इक्वेशन को तो लर्न रखेंगे। ठीक है, वांट ऑफ इक्वेशन हमारे पास है क्या बेटा, log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 है। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो T2 ग्रेटर देन T1 है, अगर बच्चे सीधी बात में T2 ग्रेटर देन T1 है,
अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले लूं, अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। अगर मैं बोलूं 10 बड़ा है 5 से, तो 1/10 और 1/5 में से तो 1/5 ही बड़ा होगा ना बेटा। यही चीज इन्होंने करी कि T2 T1 से बड़ा है तो 1/T2, 1/T1 जो है वो T2 से बड़ा होगा। अगर 1/T1 T2 से बड़ा है तो ये केस देखो, अब 1/T1 T2 से बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा। ये टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमें पता है एक्सो का केस में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। तो बच्चे ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। यानी log ऑफ K2/K1 लेस देन 0 है। अगर log बेटा लेस देन 0 होता है ना, तो इसको आप 1 ले लो। K2 माइनस K1 हमने क्या ले लिया, 1 है। मतलब K2 जो है K1 की वैल्यू आपकी बड़ी है। अगर हमारी K1 की वैल्यू बड़ी होती है ना फर्स्ट इक्विलिब्रियम की, तो हम क्या बोलते हैं कि डिक्रीज हो रहा है। अगर K1 की वैल्यू बड़ी है और K2 की छोटी है, तो ऑब्वियस ही बात है ना बच्चे, के इक्विलिब्रियम क्या करेगा, डिक्रीज ही तो करेगा। तभी तो पहले वाले की बड़ी और दूसरे की छोटी थी। और जब आपने क्या लिया, डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया, तो उस केस में ओवरऑल वैल्यू ही पॉजिटिव आ गई। ये हमारा पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मतलब K2 K1 से बड़ा है, मतलब वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। तो आप क्या लिख दोगे कि के इक्विलिब्रियम हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। अब क्लियर हुआ हर्षिता? यस, अब सबको क्लियर हुआ? यस, हैंड रेज करो फटाफट से जिस जिसको क्लियर है। वेरी गुड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर की वजह से बेटा क्या इफेक्ट आएगा, प्रेशर में भी हम एक ही बात याद रखेंगे, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर इज ओपोजिट टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि P जो है nRT/V आएगा, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा। और ये चीज हमने सब में ऐसे ही लिखी थी कि अगर बेटा प्रेशर इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां पे प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सब हम उसी में लिखेंगे। ये थोड़ा सा एक और में हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लेंगे, एक और सेशन लेंगे। मुझे था कि इसी सेशन में अगर हम कंप्लीट कर पाए, बट ज्यादा डिटेल्स है, हमारे सारे क्वेश्चन रह जाएंगे तो वो चीज का मजा नहीं आएगा, है ना। तो इतना हरी में करने की जरूरत नहीं है हमें। तो प्रेशर से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, तो लगा लेंगे, कोई बात नहीं, एक सेशन और लगा लेंगे। अगर हम पीछे रह गए तो हम एक एक्स्ट्रा सेशन भी ले लेंगे। ठीक है ना, तो वी विल कंक्लूड अ एक्स्ट्रा सेशन एज वेल। तो किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? मैंने